15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का एक बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फ़ोन करके बुलाना चाहा। सलीम बोला, मैं नहीं आऊँगा, तुम मार दो। शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा तब तक वो मर नहीं गया, और ऐसे ही शबनम ने 7वां खून भी कर दिया था। ये कहानी यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां छीन ली। घटना इतनी डरावनी थी कि सीएम मायावती को सूचना मिलते ही अमरोहा जाना पड़ा। आइए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अमरोहा के बावनखेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूँकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई ज़रूरत पड़ती तो वह उनके पास आ जाते। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से और फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। तभी शबनम को प्यार हो गया। शबनम को बावनखेड़ा गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशन बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। जब प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी एतराज़ जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को ख़त्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाज़ार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फ़ोन करते हुए कहा, जहाँ भी पहुँचे हैं वापस घर आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली। शबनम के घर पर उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहाँ उनका दम घुटने लगा और वे मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद माँ पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी को फेंक दिया। तभी सलीम के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस आ जाओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊँगा, तुम मार दो। शबनम ने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से होती हुई लखनऊ और फिर दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही 10 थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई। लगातार रो रही शबनम के सर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले ही कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की बात कही थी। क्योंकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा, 24 से 48 घंटे का समय दीजिएगा, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मुआवजा दीजिए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वे बेहोश थे। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालत थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया कि छत के जरिए बदमाश घर में घुस गए थे।
यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। फिर ज़मीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार प्लास्टर की थी, ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का भी कोई माध्यम नहीं था। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की नज़र में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता लग जाएगा। आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने ही वाले थे कि खबर मिली। उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो उसने पहले हत्या में शामिल न होने की बात कही। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इससे पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिससे पता चल गया कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फ़ोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ हुई थी। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम ने माफ़ी की उम्मीद की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। फिलहाल सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर जिले में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन उसके बाद उसे सैफ़ी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफ़ी है जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफ़ी कहते हैं कि वो आज तक बिट्टू को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गए। 52 खेड़ा तो दूर, अमरोहा तक नहीं लेकर गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। 52 खेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद रखना नहीं चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ 52 खेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गाँव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे शबनम और सलीम ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।